नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो एलटी की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो अब दिन बहुत कम बचे हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आप लोगों के सामने एलटी का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का आपका एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। जो यूनिट है, यूनिट आपकी सेकंड है। सेकंड यूनिट का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन और परामर्श। यहाँ से आपके क्वेश्चन निश्चित रूप में पूछे जाएंगे। इस श्रृंखला से तो एक दो क्वेश्चन तो निश्चित रूप में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न है कि किसके अनुसार प्रेरणा एक सजीव प्रयास है? लावेल का है या एरविल का है या फिर सी गुड का है या फिर बेथर? तो इनमें से किसका ये सही आंसर हो सकता है? ये किसने कहा है? वो ऐसा कौन सा दार्शनिक है जिसके द्वारा कहा कि प्रेरणा एक सजीव प्रयास है? तो दोस्तों, चलिए आंसर दीजिए। आंसर देने में बिल्कुल भी शर्माइएगा मत, क्योंकि इससे आपका स्वमूल्यांकन होता हुआ जाएगा। चलिए, एरविल करके जो आपका बी ऑप्शन है, इनके ही द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, देखिए इनके द्वारा जो कहा गया था, बेसिकली आप अगर देखोगे, अभिप्रेरणा एक क्या है, मनोवैज्ञानिक था। इन्होंने कहा कि ये जो आंतरिक प्रेरणा, इनके द्वारा कहा गया था कि ये आंतरिक प्रेरणा है। और साथ ही इनके द्वारा अगर मैं कहूँ, एरविल के आधार पर अगर देखें, बेसिकली अगर प्रेरणा की बात करें हम, तो प्रेरणा का अर्थ होता है कि सजीव प्रयास। हम किसी चीज को एकदम, जो हम सजीव रूप में एकदम प्रत्यक्ष होकर हम जो प्रयास करते हैं, ये कल्पना को क्रियाशील बनाती हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो जो मानसिक शक्ति, गुप्त और अज्ञात स्रोतों को जागृत करती है और प्रयुक्त ये करती है। और जो हमारा हृदय है, वो हृदय को क्या करती है, स्पंद करती है, मतलब एक सौहार्द पूर्व भाव हमारा उत्पन्न करती है। और अगर हम ये बात करें, यह क्या करती है, निश्चित अभिलाषा और अभिप्रायों को क्या करते हैं, पूर्णतः यह हमारे क्या करती है, शरीर से मुक्त कर देती है। और यह बालक में कार्य करने में और सफल होने में और उसको विजयी पाने में क्या करती है, उनकी जो इच्छाएं होती है, कहीं ना कहीं उसको आगे को बल देती है, कहीं उसको प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दूसरा नंबर का प्रश्न है कि प्रेरणा को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया है? कितने प्रकार से बांटा गया? अब हम प्रकार की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दिया है, एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, तो चार दिया है। जिसे भी आंसर आता है, कृपया अगर कमेंट सेक्शन में लिखने की कृपया करें। मैं पुनः कह रहा हूँ, मूक दर्शक के रूप में यहाँ पर मत बने रहें, इससे आपका स्वमूल्यांकन होगा। ठीक है, जो भी देख रहा है ये आपके हित के लिए है, इसको अन्यथा ना ले जाए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आपके है आपका बी ऑप्शन। यहाँ पर दो है। अब दो कौन कौन से, थोड़ा ये भी तो आपको ज्ञात होना चाहिए ना। आपने कह दिया कि दो है, जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि दो कौन से हैं, तो दो क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक प्रेरणा होती है, एक बाह्य प्रेरणा होता है। एक हमें कहीं ना कहीं अंदर से हम किसी चीज को फील करते हैं ना, एक क्या करता है, कहीं हमें बाहर से फोर्स करता है। या कहें, इसको थोड़ा समझने की प्रयत्न करें। जब हम बात करते हैं कि आंतरिक प्रेरणा, ये आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, ये उन सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है जो आपको आत्मा सुधार या फिर आपकी जो जरूरतमंद दोस्त उनकी मदद करने, जैसे कि आपके आंतरिक पुरस्कारों के आधार पर इसको प्रेरित करते हैं। अब आंतरिक प्रेरणा के प्रकार अगर बताऊं, तो सीखने और योग्यता की प्रेरणा होती है, और मनोवृत्ति की प्रेरणा होती है इसके अंदर, और उपलब्धियां को किस प्रकार से हासिल करनी है उसकी प्रेरणा होती है, और हमारा अपना जीवन कैसा होना चाहिए, रचनात्मक ये होना चाहिए, तो इसके आधार पर ये होती है। जब हम बात करते हैं बाह्य रूप में अगर करते हैं, तो बाह्य प्रेरणा ये उन वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है जो आपके पैसे या प्रशंसा जैसे आपके बाहरी पुरस्कार हो के आधार पर ये प्रेरित करती है, और कोई ठोस प्रोत्साहन या कहें फिर भय या फिर अपेक्षा के कारण ये क्या करती है, वस्तुओं को हासिल करती है। अब देखिए, बेसिकली अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे ना, जो बाहरी प्रेरणा होती है, बाहरी प्रेरणा कितने प्रकार की होती है अगर मैं देखने बेसिकली अगर देखे, तो प्रोत्साहन को प्रेरणा प्रदान करती है, डर की प्रेरणा होती है, और सामाजिक प्रेरणा होती है, और शक्ति का क्या होता है, ये द्योतक होता है, ये इसकी प्रेरणा ये होती है। ठीक है, ये समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। अब इसमें दिया है तीसरे नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन एक आंतरिक प्रेरणा का प्रकार नहीं है? अभी मैंने आपको आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा के बारे में आपको बताया था, उनके प्रकारों भी इसमें बताए थे। तो
मुझे लगता है कि अनुमम जितने भी बच्चे से देख रहे हैं तो एज ए राइट आंसर अभी तक आप दे चुके होंगे। चलिए, सीखने की योग्यता की प्रेरणा होती है, मनोवृत्ति प्रेरणा होती है, उपलब्धि प्रेरणा होती है या शक्ति प्रेरणा। तो कौन सी इसमें नहीं है ये आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिए, चलिए जल्दी से दीजिए, जिसे भी आता है दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, डी ऑप्शन क्या है इसमें एज ए राइट आंसर है कि शक्ति प्रेरणा के बारे में हमने चर्चा नहीं करती। मैंने जो कहा था आपको आंतरिक प्रेरणा के जब मैंने प्रकार आपको बताए थे, मैंने कहा था कि एक तो सीखने का योग्यता का क्या होती है, प्रेरणा होती है, मनोवृत्ति की प्रेरणा होती है, उपलब्धि की प्रेरणा होती है और साथ ही आपकी रचनात्मकता की प्रेरणा में जो होती है कि ये होती है जो हमारे आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कौन सी प्रेरणा आत्म सुधार और जरूरतमंद दोस्तों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। तो मैंने इसको विस्तार से आपको समझा दिया था। तो आंतरिक प्रेरणा होती है, बाह्य प्रेरणा होती है, प्रोत्साहन प्रेरणा होती है, सामाजिक प्रेरणा। तो इसमें से कौन सा वो सही उत्तर है तो ये आपको बताएं। तो दोस्तों अगर इसका ये जो राइट आंसर है वो है आपका क्या है, ये आंतरिक प्रेरणा होती है। मैंने क्या कहा था, आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत क्या होता है कि आपको जो आत्म सुधार या फिर किसी दोस्त की मदद की करने की, जैसे कि अगर मैं कहूँ आंतरिक पुरस्कारों की प्रेरणा यहाँ पर आधारित ये होती है। अब पांचवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवें नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा एक प्रेरणा शैक्षिक निहार्थ नहीं है। तो यहाँ पर दिया है ए, विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर होते हैं, बी आपका रुचि संबंधी कार्यों की तरफ बढ़ती हैं, या सी सीखने की क्रियाओं को प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, या डी आपके छात्र स्कूल जाने पर अपना ध्यान लगाने में सफल होते हैं। तो इसमें से कौन सा वो प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है, चलिए दीजिए। देखिए दोस्तों, पांचवे का जो है क्या आपका डी, ये कह रहा है कि छात्र स्कूल जाने पर अपना ध्यान लगाने में सफल होते हैं। जब आप क्या हुए, आप दो पल के लिए सोच लीजिए, आप अगर एलटी भर्ती परीक्षा को ध्यान मग्न होकर यदि नहीं उसकी प्रिपरेशन करोगे तो तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपने ध्यान लगाकर इस परीक्षा को आत्मसात करके यदि पढ़ा तो निश्चित रूप में आपको कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी कायनात की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने में रोक सके। यदि आपने एकाग्र चित्त होकर ध्यान नहीं लगाया या ध्यान लगाने में सफल नहीं हुए तो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर छठे नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, व्यक्ति मानसिक स्तर पर किस कूटनीति का पालन कर कौशलों को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये वास्तविक संपर्क में, या आत्मसम्मान, या संवेग नियंत्रण, या सकारात्मक विचार। तो दोस्तों बता सकते हैं, जिसे भी आता है वो इसका आंसर दे सकता है। देखिए हमने क्या कहा कि व्यक्ति मानसिक स्तर पर कूटनीति का पालन कर कौशल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कौन सा कौशल को नहीं प्राप्त कर सकता है ये बताना है। देखिए इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है आपका क्या होता है, ऑप्शन सी, संवेग नियंत्रण। तब संवेग नियंत्रण जब हम बात करें तो संवेग नियंत्रण के क्या हो सकता है, जैसे अगर बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, ये कह रहा है कि कौशल को हम प्राप्त नहीं कर, सामूहिक नियंत्रण से हम कभी भी कौशल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। अब देखिए जैसे मानसिक स्वच्छ स्तर, जो स्वच्छता और उसकी स्तर की बात करें ना, तो मानसिक स्वच्छता स्तर होता है और आपका वास्तविक संपर्क होता है, आवेग नियंत्रण होता है, आत्मसम्मान नियंत्रण होता है, सकारात्मक ये होता है। तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कौशलों को विकसित करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो सामूहिक नियंत्रण से हम अपने कौशलों को विकसित नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देख पा रहे हो गया, 7वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का मापदंड नहीं है। अब एक क्या है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का क्या है, मापदंड नहीं है। खुश महसूस करने, लोगों से जुड़े रहने का भाग, या फिर बी, परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों में समय या ऊर्जा निवेश करना, या प्रतिदिन के तनाव का प्रबंध कर उत्पादन रूप में काम कर सकना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या अच्छे, ये क्या है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का मापदंड नहीं है। तो मापदंड इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है।
चलिए आंसर दीजिए। इसका जो मापदंड नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अब मापदंड कौन सा है मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। जब हम मापदंड की अगर बात कर ही रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब ये देखे, जब हम अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मापदंडों की अगर हम बात करते हैं ना, उसके अंदर पहला अगर मैं आपके सामने रखूं, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जीवन में सुखी महसूस करने और अन्य लोगों से जुड़ने और क्या बताए अर्थ की भावना रखने का एक महत्वपूर्ण भाग ये होता है। ठीक है, और लचीलापन आपको अपनी जो आंतरिक शक्तियां हैं उसके समानार्थ नेटवर्क का उपयोग करके चुनौतियों का सामना करने की अनुमति प्रदान करता है। और साथ ही एक अच्छा जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो तब तक होता है जब तक आप क्या करते हैं, प्रतिदिन के जो तनाव है उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उत्पाद के रूप में काम कर सकते हैं या अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं और या कहें समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। और आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर या अभ्यास करके समुदाय में योगदान दे सकते हैं और अपने पसंद के कार्य अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, अच्छे स्वास्थ्य के क्या है मापदंड होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न में। तो 8वें नंबर का प्रश्न, 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, प्रति वर्ष किस दिन को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 जून, या ऑप्शन सी 21 जून, या फिर ऑप्शन डी 21 मई। तो किस तिथि को ये आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आपको ये सर्वविदित होगा, मुझे लगता है सभी को इसका आंसर आता है। 21 जून को इसको क्या है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ये योग की अगर जब हम बात करते हैं तो भारत से ही इस योग का उदय हुआ है और भारत को ही ये सराहा जाता है कि विश्व योग दिवस सभी को योग कराने में एक सफल रहा। अब इसमें क्या होता है, अब जब हम विश्व योग दिवस की बात करते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करता है, जो योग है एक क्या हमारी प्राचीन जो शारीरिक अभ्यास के रूप में हम इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, हल्का व्यायाम किया जाता है, सांस में नियंत्रण किया जाता है और साथ ही हमें क्या करते हैं, ध्यान लगाने में हम कहीं ना कहीं सक्षम होते हैं। और 21 जून को क्या करता है, प्रतिवर्ष अगर हम देखें तो क्या होता है, विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए ना योग हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपकी जैसे आपके शरीर में जैसे रक्तचाप है, हीमोग्लोबिन का कम होना या चिंतन करना या आराम नहीं हो पा रहा है, तो अगर योग करोगे तो आपको शांति अलग अलग तरीके से चीज़ें मिलती। आप बेसिकली अगर देखो भावात्मक स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। कुछ लोगों के लिए तो ये अस्वाद और चिंतन के लक्षणों को भी कम करता है, जो स्वाद में चले जाते हैं, जो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर योग करते हैं तो योग से वो स्वस्थ हो सकते हैं और मन और शरीर को आराम देकर क्या कहते हैं, अच्छी गुणवत्ता भरी आपको नींद मिल सकती है। जो आपका रक्तचाप है, जो हृदय गति है, उसको कहीं ना कहीं कम करने में मदद करता है। जो आपका उच्च रक्तचाप है और जो तनाव है, जैसे हृदय में जो रोग जैसे जोखिम जो चीज़ें आती हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कम करने में मदद करता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो बेहतर ज्ञानात्मक जो कामकाज होता है उसमें क्या योगदान योग अपना देता है और ये एकाग्रचित्त और स्मृति को बढ़ाने में क्या करता है, बहुत हद तक ये मदद करता है। तो इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी को योग करना चाहिए। अब देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन निश्चित रूप में पूछा जाएगा, इतना आप लिख के ले लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट को किस वर्ष शुरू किया गया था? 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, किस वर्ष से किया गया था? अगर हम बात करें फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2019 में। और 2019 में जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया था, प्रत्येक जो भारत के जो नागरिक है उनको शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली को अपनाने के लिए इसकी कवायद शुरू की गई थी। और बेसिकली इसका उद्देश्य जो था वो जो केंद्र द्वारा जो अभियान चलाए जाते हैं उसमें उसके माध्यम से फिटनेस को वृद्धि करना, उसमें बढ़ोतरी करना और शरीर की जो विभिन्न शारीरिक गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में कहीं ना कहीं जागरूकता ये लाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारे जो ध्यानचंद हैं, ये कहें जो हमारे जो हॉकी के जो जादूगर हैं, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, उनकी जब 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, किस कूटनीति के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की
गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक और नकारात्मक शिक्षा देते हैं। यह आत्मसम्मान या सकारात्मक विचार या आवेग नियंत्रण या वास्तविक संपर्क है। तो बता सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हम कह रहे हैं कि किस कूटनीति के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य की गुणवत्ता की बात करें तो हमें गुणवत्ता पर इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक नकारात्मक शिक्षा दे सकते हैं। बेसिकली अगर सकारात्मक विचार होते हैं, ठीक है, सकारात्मक विचार से हम जुड़ते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और 11 नंबर का प्रश्न है, तो नवयुवक होते हैं उनकी परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाई जाती है? ये ए परामर्शन या बी अनुसरण या फिर सी मार्गदर्शन या निर्देशन। तो इसका बता सकते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है? जिसे भी आता है वो दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो सकता है 11वीं का? चलती ऑप्शन क्या होता है? मार्गदर्शन यह होता है। अब मार्गदर्शन वास्तव में होता क्या है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि परामर्श भी होता है, मार्गदर्शन भी होता है। मार्गदर्शन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के अनुभव और विश्लेषण द्वारा इस प्रकार से सहायता दी जाती है कि वो क्या करता है, अपनी जो जन्मजात जो उसने अर्जित जो क्षमताएं हैं और जो योग्यताएं हैं उसका क्या कर सकता है, वो संपूर्ण रूप से विकास करता है। अगर देखें रिस्कन के आधार पर अगर देखें ना, जो उनके द्वारा जो कहा गया है कि एक जो नवयुवक होता है वो अपनी स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति और साथ ही जो परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यही क्या होती है आपकी जो मार्गदर्शन के रूप में हम इसको जानते हैं। एक बार किसके कथन के अनुसार परामर्श से निर्धारित रूप से स्वीकृति प्राप्ति को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करती है? यह रिस्कन या कॉल ने किया था, थॉर्नडाइक ने या वेथर ने? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो है ये कॉल रोजर्स ने ये कहा था, ठीक है। अब इनके द्वारा कहा गया था, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पैटरसन ने किस वर्ष अच्छे परामर्शदाता के गुण की व्याख्या की थी? किस वर्ष ये की गई थी? तो 1981, 1983, 1985, 1987। किस वर्ष की गई थी? जो पैटरसन है ना, उन्होंने 1985, ठीक है, 1985 आपका एज ए राइट आंसर सी। 1985 में ये परामर्शदाता के कुछ गुणों की क्या की थी, यहाँ पर वर्णन इनके द्वारा क्या किया, गुणों की व्याख्या की गई थी। एक अच्छे परामर्शदाता को प्राप्त क्या करना चाहिए? बेसिकली इन्होंने जो बताया है, वास्तविकता की सटीक धारणा होनी चाहिए, स्वाभाविकता उसके अंदर होनी चाहिए, स्वच्छंदता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक चरित्र उसका होना चाहिए, हास्यवृत्त होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, सामाजिक रुचि होनी चाहिए, समस्या केंद्रित होनी चाहिए, स्वीकृति समन्वयक और अन्य पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 14 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन कॉम्बल्स के अनुसार व्यक्तिगत गुण नहीं है? सहानुभूति, समर्पण, अनुरूपता या सकारात्मक सम्मान। तो क्या नहीं हो सकता? जल्दी आंसर दीजिए इसका। तो 14वें का क्या हो सकता है? 14वें का आपका बी समर्पण। ठीक है, समर्पण का भाव हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कॉम्बस के अनुसार किस वर्ष परामर्शदाता के व्यक्तिगत गुण बताए गए हैं? 1982, 1984, 1986, 1988। ठीक है, परामर्शदाता द्वारा कब बताए गए थे उनके व्यक्तिगत गुण? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है 1986 को ये गुण बताए गए थे। ठीक है, अब ये गुण क्या होते हैं? जैसे हमने कहा कि जो व्यक्तिगत गुणों की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, एक जो सफल परामर्शदाता को परामर्श प्रतिक्रिया में क्या होता है, पूरी तरीके से समझ प्रदर्शित करने में क्या होता है, सक्षम होना चाहिए।
और उसे चिकित्सीय संबंध से अधिक प्रभावित बनाने में कुछ गुण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मैंने कहा, सहानुभूति होती है, आपकी अनुरूपता होती है, सकारात्मकता होती है। ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत गुणों को ठहराव लेने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना। अगला प्रश्न क्या करें, 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन एक परामर्शदाता और तनाव प्रबंधन के रूप में शिक्षक की भूमिका नहीं है? बालक अपराधियों की समस्याओं को समझकर सुधार के परामर्श देना, या परामर्शदाता के रूप में बच्चों को समग्र विकास के लिए प्रयास करना, या फिर छात्रों को उनके मूल्यांकन करने में सहायता करना, या फिर छात्र के कम हो रहे अवरोधन को बढ़ाना। तो इसमें से क्या हो सकता है, और बताइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है ये आपका डी ऑप्शन ये राइट है। छात्रों में कम हो रहे अवरोधन को बढ़ाना होता है। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं, इसमें हमने कहा कि जो शिक्षक की जो भूमिका होती है, इसमें जो परामर्शदाता और तनाव प्रबंधन के रूप में जब हम शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं, तो इसमें जो समस्यात्मक जो बालक है और जो बाल अपराधियों की जो समस्याओं को क्या करते समझ कर उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। और जो विद्यालय में बच्चों में बढ़ रहे जो अवरोधन है उसको कम करने में और बच्चों में समन्वयता लाने में, उनको एक अच्छा वातावरण, शांत वातावरण देने के लिए और अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए परामर्शदाता की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। और छात्रों को इस प्रकार से सहायता देना जिससे कि वो अपना स्वयं का भी क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु विचार से संबद्ध समस्या के समाधान के क्षेत्र में पुनः सर्जित करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? मार्गदर्शन या परामर्शन या फिर रचनात्मक या निर्देशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट हो सकता है रचनात्मक। अब जब हम रचनात्मक की बात करते हैं तो रचनात्मक क्या होती है? रचनात्मक किसी वस्तु या विचार या कला या साहित्य से संबंधित किसी समस्या का समाधान निकालने या फिर नए क्षेत्रों में कुछ रचनात्मक आविष्कार करने में अपने आप को पुनर्सृजित करना, यही होता है। अब रचनात्मक की जब हम बात करते हैं, रचनात्मक ताकि जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें होनी आवश्यक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 18 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन रचनात्मक बच्चों का लक्षण नहीं है? असंभव चीज़ों के बीच संभव, या बी शीघ्र सोच समस्याओं को नवीन तरीके से हल, या कार्यों पर समय व्यर्थ न करना, या कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करना होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन क्या हो सकता है 18। तो ऑप्शन क्या होता है, कार्यों पर समय व्यर्थ न करना। ठीक है, जब हम बात करते हैं बच्चों के रचनात्मक लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षण क्या होते हैं? जो असंभव चीज़ों के बीच संभव करना, या कहें उसमें समन्वय स्थापित करना, और जो शीघ्र सोचना और समस्याओं को हल करने में एक नई तरीके का जो खोज या कहें इजाद करना, या फिर कल्पनाशील या फिर कहें जो मूल्यों की आवश्यकता को कहीं ना कहीं परिवर्तित करना। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि कौन सा एक रचनात्मकता का प्रोत्साहक नहीं है? तो यहाँ पर कहानी सुनने को मैं प्रोत्साहित करना, या उत्तेजित खिलौनों और सामग्रियों का प्रदान करना, या क्या नए विचारों की सराहना करना, या रचनात्मक सफलता का आधार नहीं है? तो इसमें से कौन सा है, ये है आपको बताइए। ठीक है, ऑप्शन डी ऐसे रचनात्मकता सफलता का आधार नहीं, ये है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या है, डी एज ए राइट आंसर है। तो ये आपको ध्यान में रखें। अब रचनात्मकता क्या कह रहे हैं, सफलता का आधार, इसमें पोषक नहीं है कह रहे हैं सफलता का आधार। देखिए क्या होता है, जो रचनात्मक सफलता का आधार रचनात्मकता बच्चों को अन्य जो विभिन्न कौशल होते हैं उनके साथ जोड़ने में मदद करता है, जिससे उन्हें क्या होते हैं, शिक्षा हो गया, उनके कैरियर में अच्छा प्रदर्शन करने में क्या होती है, मदद मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर 20वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। तो 20वें नंबर का प्रश्न है, तो ये कह रहा है कि इसके अनुसार मापन किसी स्थायी या पदार्थ में निहित विशेषताओं का अंकित वर्णन होता है। तो यहाँ पर फिर वेटफिल है, या हेल्प है, स्कनर है, कॉम्बक है। तो इसमें से कौन सा है ऑप्शन, ये बताइए। ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अंतिम प्रश्न की जब हम बात करें तो ये क्या है, निम्न में से कौन सा है शैक्षिक मापन का क्षेत्र नहीं है? तो बुद्धि परीक्षण है, धैर्य है, उपलब्धि परीक्षण है, या व्यक्तिगत परीक्षण है। तो क्या नहीं है, तो बताइए इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। तो ऑप्शन बी धैर्य परीक्षण। ठीक है,
तो ये क्या है, शैक्षिक मापक का क्षेत्र नहीं है। अब शिक्षा के मापक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, जैसे बुद्धि परीक्षण होता है, व्यक्तिगत परीक्षण होता है, बुद्धि उपलब्धता का परीक्षण होता है, रुचि का परीक्षण होता है, अधिक क्षमता का परीक्षण होता है। जैसे हम बुद्धि का परीक्षण कहते हैं ना, इसमें क्या करता है, बच्चे अपनी मानसिक जो परीक्षा को लेकर क्या अपनी बुद्धि का निर्धारण करता है। जब व्यक्तिगत परीक्षण की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति के जो स्वभाव है उसका परीक्षण किया जाता है, और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अंतर्मुखी भाव से क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति बाह्यमुखी भाव से, कुछ व्यक्ति उभयमुखी भाव से स्वभाव को व्यक्त करते हैं। और रुचि परीक्षण की अगर करते हैं तो अलग अलग डिफरेंस वर्गों, बच्चों में अलग अलग रुचियां होती हैं। उस बच्चे की रुचि को जानकर उसे रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए हमें। अभिक्षमता परीक्षण किसी भी व्यक्ति की जो क्षमता को पहचान कर उसे उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य देना या उसको प्रोत्साहित करना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप लोग इस श्रृंखला से आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।